नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। दूरदर्शन समाचार पर आप सभी का बहुत स्वागत है। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। आपसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री करेंगे मन की बात। आकाशवाणी, दूरदर्शन समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होगा सुबह 11 बजे से प्रसारण। रायपुर में चल रहे डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिन आज। 28 नवंबर से चल रही कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर जारी है चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी सरकार। चक्रवात दितवा के चलते भारत के तटीय इलाके अलर्ट मोड पर। सर्वाधिक प्रभावित श्रीलंका के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन सागर बंधु जारी। अब तक बचाई कई लोगों की जान। और चरम पर होगा क्रिकेट और हॉकी का खुमार। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरू होगा वनडे सीरीज। हॉकी में अजलान शाह टूर्नामेंट के खिताब के लिए होगी भारत बेल्जियम की भिड़ंत। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 128वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार, वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 नवंबर से चल रहे पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फोरेंसिक विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में कल देश की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार 1 दिसंबर से हो रही है। संसद सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं दोनों सदनों के कामकाज को लेकर भी आज शाम को महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं। शाम 4 बजे संसद भवन परिसर में राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके साथ ही आज शाम 5 बजे संसद भवन परिसर में लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इन सभी बैठकों में शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के कल से शुरू होने से पहले राज्यसभा ने सांसदों के आचरण पर एक नया बुलेटिन जारी किया है। इसमें किसी भी वस्तु जैसे पोस्टर, प्ले कार्ड के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। सांसदों को भाषण के अंत में थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम जैसे शब्दों से परहेज करने की सलाह दी गई है। किसी मंत्री या सदस्य की आलोचना करने पर जवाब सुनने के लिए सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। सदन में सबूत दिखाने और चेयर के फैसलों की आलोचना पर भी प्रतिबंध है। यह निर्देश संसदीय परंपराओं पर आधारित है। भाजपा ने इस कदम को सही बताया, जबकि विपक्ष ने विरोध जताया है। इस सत्र में पहली बार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उच्च सदन की अध्यक्षता करेंगे।
चक्रवाती तूफान दितवा भारत की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण भारत पर इसका खतरा मंडरा रहा है। भारत के तटीय इलाके अलर्ट मोड पर हैं। आज इस तूफान के उत्तरी तमिलनाडु पुदुचेरी तट के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु के कुड्डालोर और नागपट्टिनम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई और कांचीपुरम के साथ 12 तटीय जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। इस बीच आंध्र प्रदेश के यानम और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ तटीय इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य आपातकालीन केंद्र चक्रवात पर नजर बनाए हुए है। प्रभावित क्षेत्रों के जिला प्रशासनों को अलर्ट जारी किया गया है। सरकारी विभागों को आवश्यक तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। मछुआरों को समुद्र से वापस बुला लिया गया है, जबकि किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और जनता को चेतावनी संदेश भेजे जा रहे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अचानक बाढ़ की आशंका के कारण सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चक्रवात दितवाह के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की 5 टीमों को वडोदरा से तमिलनाडु के चेन्नई के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारी तटरक्षक बल, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से हुई तबाही से निपटने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है। इस बीच कोलंबो एयरपोर्ट पर भारतीय हाई कमीशन ने खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया है। आपातकाल के लिए हेल्प डेस्क भी खोला गया है। भारतीय यात्रियों से अधिकारियों ने मुलाकात की, भरोसा दिलाया कि उन्हें जल्द ही घर पहुंचाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए कोलंबो में MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। वायुसेना के विमान बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयार रखे गए हैं। तिरुवनंतपुरम और हिंडन से कई उड़ानें संचालित की जाएंगी। वहीं भारत की नौसेना श्रीलंका की टीमों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बचाव कार्य कर रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। श्रीलंका में बाढ़ में दूर दराज के इलाके काफी प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं और राहत सामग्री दे रही हैं। इसके तहत भारत की ओर से लगभग 27 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि सभी 25 जिलों में 7,74,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 1 लाख से अधिक लोग 796 राहत केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। चक्रवात दितवाह के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल सेवाओं और यात्री सुरक्षा में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक और अधिकारियों के साथ उपायों की समीक्षा की। रेल मंत्री ने टिकट रद्द करने या मार्ग परिवर्तन से हो रही अनिश्चितताओं का सामना कर रहे यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन और यात्री सहायता डेस्क स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने जन सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्थिति की निगरानी और किसी भी विषम परिस्थिति के लिए सतर्क रहने के लिए मंडल, क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड स्तर पर वॉर रूम सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों से नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक यात्रियों के साथ सक्रिय रूप से संवाद करने को भी कहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने इस मामले में नई FIR दर्ज की है। FIR में राहुल और सोनिया गांधी के अलावा 6 अन्य नाम शामिल हैं। ये शिकायत ED मुख्यालय द्वारा दर्ज कराई गई थी। FIR में आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को आपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी से कब्जे में लिया गया। ED ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपते हुए PMLA की धारा 66(2) के तहत अनुसूचित अपराध दर्ज करने की सिफारिश की थी। मामले पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जवाब देना चाहिए, जिनमें कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए का क्राइम प्रोसेस और करीब 5000 करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्तियों का मामला शामिल है। इससे पहले ED AJL और यंग इंडिया की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के कई प्रयासों के बावजूद किसी भी अदालत ने अब तक इस मामले में रोक नहीं लगाई है।
दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया है और शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। जिन वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, डिचाऊ कलां, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, एससी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल है। ये वार्ड मुंडका, वजीरपुर, मटियाला, नजफगढ़, राजेंद्र नगर, देवली और पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं। चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 143 मतदान स्थलों पर 580 बूथ बनाए गए हैं। आयोग ने मतदान केंद्रों पर QR कोड को भी लगाया है। इससे मतदाता वोट देने के बाद ऑनलाइन फीडबैक दे पाएंगे। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए जारी मतदान के बीच द्वारका स्थित पोलिंग सेंटर का जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। उन्होंने मतदाताओं से बात की, आइए सुनते हैं। दिल्ली में आज 12 सीटों पर एमसीडी के बाईपोल इलेक्शन हो रहे हैं। किस तरह का रहेगा इस बार ये बाईपोल इलेक्शन, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर 2 सीट, यानी शालीमार बाग से जहाँ पर रेखा गुप्ता जो थी वो निगम पार्षद थी, उसके बाद एमएलए का चुनाव जीत करके वो प्रदेश में यानी राजधानी की मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद कमलजीत सहरावत जो इस वार्ड से पहले निगम पार्षद थी, उसके बाद वो जा करके सांसद चुनी गई। क्या वोटर्स कहते हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं सीधे। कितना इनके किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर निभा रहे मैम, वोट कास्ट करने आए, कैसा देखते हैं दिल्ली में अभी का बदलाव? बहुत अच्छा, मतलब कि सड़कें अभी बिल्कुल नई बन गई हैं और नेसेसरी है कि अपना वोट कास्ट किया जाए, क्योंकि यदि वोट कास्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा समय भी देखा है जब बहुत गड्ढे वड्ढे हो गए थे, लाइट की बहुत दिक्कत थी तो और सफाई का मेन, तो अब लगता है कि ज़रूरी है कि सबको देना चाहिए, नेसेसरी है, जिससे कि एक काम करने वाली एमसीडी बने। सेकंड टाइम आपने वोट कास्ट किया, क्या देखा अभी तक आपने कि वोट कास्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है? किस तरह की सरकार आप, अभी सरकार तो है ही है, लेकिन किस तरह की यहाँ लीडरशिप आप देखना चाहते हैं कि इस वार्ड में आए जो कि प्रदेश के लिए काम करे आप लोगों के लिए? एक्चुअली वोट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअल राइट है हमारे पास कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ हम दे दे, क्योंकि फिर बाद में कंप्लेन करने से अच्छा अभी बस हार्डली 5 मिनट का काम हुआ, मैंने अपना वोट दिया और फिर मेरा काम कंप्लीट हुआ कि जो मुझे अपने सरकार को चूज़ करना है वो मैंने करा। इलेक्शन कमीशन क्योंकि काफ़ी एफर्ट करता है, बीते सालों में हमने देखा बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम है। लाइक अगर आप किसी से पूछो कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो हो जाएगा आराम से। मैं बहुत जल्दी कर आ गई, बहुत आराम से करके आई। ये है इस समय यहाँ पर जनता का उत्साह। ये तमाम वोटर्स जो हैं देखिए वोट कास्ट करके आ चुके हैं और शुरुआती घंटों में इन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया, और इनकी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहां पर भी इस समय एमसीडी के बाईपोल इलेक्शन हो रहे हैं वो बाहर आएँ, वोट कास्ट करें। बाद में कोई बहाना नहीं चलेगा कि सरकार ऐसी मिली या काम ऐसा नहीं मिला या नेता जो है वो उनके मन का नहीं हुआ। तो वोट कास्ट करने के लिए ज़रूर बाहर आएँ। वहीं हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने चांदनी चौक के एक पोलिंग बूथ से भी जायजा लिया। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग जारी है और मेरी मौजूदगी इस समय सर्वोदय कन्या विद्यालय चांदनी चौक पर है, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय राजधानी दिल्ली के अलग अलग पोलिंग सेंटर्स पर सुबह से ही मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बताते चले कि इन 12 वार्डों में कुल 6,98,751 मतदाता 53 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,74,988 और महिला वोटरों की संख्या 3,23,710 है। इस बार 53 थर्ड जेंडर वोटर्स और 60 दिव्यांग वोटर्स भी इस पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आपको यह भी बताता चलूं कि दिल्ली में लगभग 143 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और साथ ही कुछ बूथ को सेंसिटिव बूथ के तौर पर चिन्हित किया गया है और 13 पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की कंपनियों को यहां पर तैनात किया गया है। इन तमाम जो ये वोट हो रहे हैं इनके नतीजे 3 तारीख को आएंगे, यानी कि 3 दिसंबर को 53 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर
LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। NIA ने CPI माओवादी के उत्तरी रीजन ब्यूरो NRB को पुनर्जीवित करने की साजिश से जुड़े एक मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में मथुरा निवासी विशाल सिंह और सूरज नामक 2 आरोपियों का नाम शामिल है। ये इस मामले में दाखिल किया गया दूसरा आरोप पत्र है। इससे पहले अजय सिंघल और अमन नामक 2 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोपी विशाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में NRB को फिर से सक्रिय करने के लिए काम कर रहा था, जिसके तहत उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 121A और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आरोप तय किए गए हैं। ओडिशा सरकार गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। विधि निर्माण एवं आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य में सभी अवैध बूचड़खानों और अनाधिकृत पशु परिवहन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार एक अलग गो संरक्षण कानून पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और आगामी विधानसभा सत्र से पहले इसकी रूपरेखा सामने आ सकती है। मंत्री ने गोरक्षा की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद कहा कि गाय के प्रति भारतीयों की भावनाओं का हमेशा सम्मान किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन मांझी के नेतृत्व में ओडिशा में गोरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयासों का भरोसा दिलाया। मंत्री के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने अपनी 5 दिन लंबी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। बैठक में कई विधायक और सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। SIR प्रक्रिया में चल रहे विवाद के बीच आज स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता दक्षिण 24 परगना के फाल्टा SIR प्रक्रिया की निगरानी के लिए जाएंगे। इस दौरे पर उनके साथ रोल ऑब्जर्वर C मुरुगन भी होंगे। फाल्टा पहुंचकर वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के साथ भी बात करेंगे। जरूरत पड़ने पर वो घर घर जाकर आम मतदाताओं से भी बात कर सकते हैं। गौरतलब है कि SIR प्रक्रिया में फाल्टा के BDO की भूमिका को लेकर शनिवार को ही विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मीडिया के सामने सवाल उठाए थे। उनका आरोप है कि फाल्टा में BLO पर दबाव बनाया जा रहा है। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को केंद्र सरकार ने CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप एक्ट के तहत इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी है।
इस CAA की वजह से पूरे देश में विपक्षी दलों ने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सतत प्रयत्नों से नागरिकता प्रमाण पत्र आखिरकार उन लोगों के हाथों में पहुंचा है जो वर्षों से भारत में बिना नागरिकता के रह रहे थे। उन्हें ये नागरिकता उनको न्याय के रूप में मिली है। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की दशकों से मांग थी कि उनकी रक्षा की जाए और भारत की नागरिकता प्रदान की जाए, लेकिन कई कानूनी पेंच और तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों के विरोध की वजह से ये शरणार्थियों को भारत में विदेशी की तरह रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। CAA कानून पास होने के बाद इनकी नागरिकता प्राप्त करने की अड़चन दूर हो गई और इन्हें नागरिकता मिलने की संभावना प्रगाढ़ हुई। इन सभी को कई दशकों की लड़ाई और राजनीतिक विश्वासघातों के बाद इस देश में रहने का अधिकार प्राप्त हो गया है। लंबे समय से केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी इन शरणार्थियों के लिए न्याय की मांग करती रही है। अब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन सभी शरणार्थियों को CAA के तहत नागरिकता मिल गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि देश में 338 विमानों में से 270 का सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरा हो चुका है। इनमें इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान शामिल हैं। बाकी 68 विमानों का अपग्रेडेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। निदेशालय की ओर से अनिवार्य सुरक्षा मानक पूरा होने तक एयरबेस A320 के उड़ानों को तत्काल रोकने के आदेश के बाद सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा रहा है। ये व्यापक प्रक्रिया एयरबेस A318, A319, A320 और A321 बेड़े में चल रही है और ऑपरेटर्स को निर्धारित जांच और सुधार पूरा होने तक विमानों को उड़ान भरने से रोकना आवश्यक है। एक अधिसूचना में DGCA ने ऑपरेटर्स को अपनी अनुपालन रिकॉर्ड को उसके अनुसार ही अपडेट रखने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा किए बिना किसी भी विमान को सेवा में जारी नहीं रखना चाहिए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति छात्रों को संबोधित करेंगे और उन्हें उनके अकादमिक और पेशेवर जीवन में सफलता के लिए शुभकामनाएं देंगे। इसके साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ आयोजित होने वाले अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। धार्मिक नगरी वाराणसी काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। छात्रों का पहला समूह तमिलनाडु से काशी के लिए रवाना हुआ। ये दल दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक सेतु को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दल शनिवार को कन्याकुमारी से वाराणसी के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा में कन्याकुमारी में कुल 43 छात्र, तिरुचिरापल्ली के 86 और चेन्नई एग्मोर पर 87 छात्र शामिल हुए। ये सभी छात्र काशी तमिल संगमम 4.0 की अत्यंत सकारात्मक और जोशीला शुरुआत को दर्शाते हैं। इस दल में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र शामिल हैं जो वाराणसी में होने वाली सांस्कृतिक, शैक्षिक और अनुभवात्मक गतिविधियों में भाग लेकर दोनों क्षेत्रों के बीच प्राचीन सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनः सशक्त करेंगे। काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों के भव्य उत्सव की शुरुआत 2 दिसंबर से होगी। काशी तमिल संगमम देश की विविधता में निहित एकता की उस विरासत को पुनर्पुष्ट करता है जो भाषा, साहित्य, संगीत, स्थापत्य, भक्ति परंपरा एवं दर्शन को एक सांस्कृतिक धारा में प्रवाहित करती है। भारत को 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से निर्वाचित किया गया है। ये पुनर्निर्वाचन बहुपक्षवाद के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, संचार और सूचना के क्षेत्र में यूनेस्को के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विश्वास को दर्शाता है। कार्यकारी बोर्ड में भारत की निरंतर उपस्थिति समावेशी, मानव केंद्रित विकास और राष्ट्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने के हमारे दृष्टिकोण के लिए बढ़ते वैश्विक समर्थन को रेखांकित करती है। भारत ने सभी भागीदार देशों को विश्वास जताने के लिए धन्यवाद दिया और आने वाले वर्षों में यूनेस्को के कार्यों में रचनात्मक योगदान देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज
आज से शुरू होने जा रही है। सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जाएगा। घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज में अफ्रीकी टीम से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम वनडे सीरीज में जीत के इरादे से उतरेगी। इस सीरीज में सबकी नजरें भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर लगी होंगी। टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम वापसी के इरादे से वनडे सीरीज में उतरने जा रही है। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज गंवाई है। ऐसे में टीम इंडिया सीमित ओवरों की सीरीज जीतकर साउथ अफ्रीका से हिसाब बराबर करना चाहेगी। दोनों देशों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को रांची में होने जा रहा है। भारतीय टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में है, तो वहीं साउथ अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बाउमा करते दिखाई देंगे। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी भारत के लिए मनोबल बढ़ाने वाली होगी। घरेलू परिस्थितियों में भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहा है और बड़े नामों की मौजूदगी में टीम संतुलित नजर आती है। रोहित शर्मा का बतौर ओपनर खेलना लगभग तय है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा था। रोहित ने अफ्रीकी टीम के खिलाफ 26 वनडे में 33.58 की औसत से 806 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। उनके जोड़ीदार के रूप में यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है। तीसरे स्थान पर विराट कोहली का उतरना लगभग कंफर्म है। घरेलू मैदान पर कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने 31 वनडे में 65.39 की औसत के साथ 1504 रन बनाए हैं। चौथे स्थान पर तिलक वर्मा और 5वें स्थान पर केएल राहुल खेलते नजर आएंगे। पहले वनडे में भारतीय टीम 3 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से अर्शदीप सिंह के साथ साथ हर्षित राणा के कंधों पर रहेगी। वहीं मुख्य स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। टेम्बा बाउमा के नेतृत्व में अफ्रीकी टीम हाल के दिनों में सभी फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करती आई है। क्विंटन डी कॉक, मार्को जॉनसन, एडन मार्करम और कागिसो रबाडा जैसे स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को खतरनाक बनाती है। वहीं युवा डेवाल्ड ब्रेविस और टॉनी डी जॉर्जी टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्पिन विभाग में केशव महाराज भारत की पिचों पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 94 मुकाबले खेले गए हैं। 40 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैच अपने नाम किए हैं। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 32 मुकाबले खेले गए हैं। 18 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। 14 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इतिहास भले ही अफ्रीका के पक्ष में हो, मगर भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों में अक्सर दमदार प्रदर्शन करती है। यह सीरीज नए चेहरों और पुराने अनुभवों के संतुलन की परीक्षा भी होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन समाचार पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।